हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। और आज का जो हम टॉपिक है एग्रीकल्चर से रिलेटेड इरिगेशंस को हम देख रहे हैं। और इरिगेशन यानी कि सिंचाई बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एग्रीकल्चर फील्ड में, इवन फार्मर में। ये अगर इरिगेशंस ना हो तो अच्छे से हम क्रॉप को प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे और फिर ये पूरे सेक्टर, इकोनॉमी के पूरे सेक्टर में इफ़ेक्ट डालेगा। तो इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि जो एग्रीकल्चर है वो है हमारी इंडिया की बैकबोन, यानी कि हम एक कृषि आधारित हमारा देश है, यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी होती है। और एग्रीकल्चर पे ही पूरे पिलर्स यानी कि पूरे सेक्टर्स डिपेंडेंट होते हैं। और बेसिकली जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर पे आता है, फिर देन आता है सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, और फिर आता है टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विसेज। बट यहाँ पे हम देखना है कि प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर में इरिगेशन किस तरीके से इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी एग्रीकल्चरी एक्टिविटी के लिए, फार्मर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। और ये जो इरिगेशन वाला टॉपिक है मेनली यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों में काम आएगा। तो एग्रीकल्चर इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्लियर है कि एग्रीकल्चर सारे सेक्टरों से रिलेट करते हैं और एग्रीकल्चर में इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली क्या है, फिजिकल। और फिजिकल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लाइज दोज फैसिलिटी दैट हेल्प फार्मर इन द प्रोसेस ऑफ सोइंग टू सेलिंग। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि आधारभूत संरचना है वो मुख्य रूप से भौतिक या उन सुविधाओं से है जो किसानों की बुआई से लेकर बिक्री तक उस प्रक्रियाओं में मदद करती है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या जाएगा, इरिगेशन जो आज का टॉपिक है। और क्या जाएगा, रोड कनेक्टिविटी। रोड कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो कोई भी फार्मर उस प्रोडक्ट उसने जो किया है, जो क्रॉप्स के थ्रू जो प्रोडक्शन हुआ है उसको सेल नहीं कर पाएगा अच्छे से। ओके। इलेक्ट्रिफिकेशन, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो फार्मर अच्छे से इरिगेशन नहीं कर पाएगा। कुछ इरिगेशन ट्यूबवेल के थ्रू होते हैं। स्टोरेज होना चाहिए, प्रोडक्शन ने बहुत कर लिया पर रखने की जगह नहीं है तो वो ख़राब हो जाएगा। एंड देन टेलीकम्युनिकेशंस। अब देन द इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर लीड reduce कॉस्ट पर यूनिट। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करते हैं तो जो कॉस्ट आती है जो पर यूनिट पर वो कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और इनकम भी जनरेशन होती है और कैपेसिटी बिल्डिंग होती है। क्लियर है। अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे किसी भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के तो इनकम जनरेट नहीं होगी, यानी कि जो हम क्रॉप्स लगा रहे हैं, फसल लगा रहे हैं, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी या उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट करें और प्रोडक्शन ही ना हो तो ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं करती हैं। फिर फ्रेंड्स अपन ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं एग्रीकल्चर में। तो ये है फिजिकल फैक्टर, फिजिकल फैक्टर। और फिजिकल फैक्टर में रिलीफ्स यानी कि उच्चावच हिंदी में बोलते हैं, यानी कि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से उच्चावच या रिलीफ्स होंगे। मतलब कि एक पर्टिकुलर प्लेस में अलग क्रॉप मिलेगी और दूसरे पर्टिकुलर प्लेस में अलग क्रॉप मिलेगी। यानी कि मैदानी भागों में, यानी कि जो प्लेन्स वाला एरिया है उस पे आपको राइस देखने को मिल सकता है, वीट देखने को मिल सकता है। पर वहीं अगर हम पहाड़ों में जाएं तो पहाड़ों पे आप राइस वगैरह नहीं उगा सकते क्योंकि राइस के लिए एक स्टेबल वाटर यानी स्टैंडिंग वाटर चाहिए रहता है। फिर दूसरा देखते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट भी इम्पैक्ट डालता है क्रॉप्स पे, वेजिटेशन पे। कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे अलग क्रॉप होगी, जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ पे अलग क्रॉप्स होगी। फिर आप लो एल्टीट्यूड यानी कि कम हाइट वाले एरियो पे आपको अलग क्रॉप्स देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देखेंगे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इस तरफ आपको सेब, एप्पल की जो आपकी कल्टीवेशन खेती है बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फिर आता है सॉइल। सॉइल भी एक फिजिकल फैक्टर का इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सॉइल,
क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग सॉइल मिलती है, तो कोई भी पर्टिकुलर क्रॉप्स के लिए वो सॉइल कितनी बेनिफिशियल है ये उस पर सॉइल पर डिपेंड करता है। आप महाराष्ट्र जाएंगे तो महाराष्ट्र में आपको काली मिट्टी देखने को मिलती है। अब काली मिट्टी कपास के लिए बहुत, ब्लैक सॉइल जो होती है वो कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है। बट आप थोड़ा सा कोई जैसे कि आप जलोढ़ मिट्टी में जाएंगे तो जलोढ़ मिट्टी बहुत फर्टाइल होती है, वो वीट राइस इन सब के क्रॉप्स, शुगर केन, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये तो हो गया आपका फिजिकल फैक्टर। फिर देन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, रोड अच्छी होनी चाहिए, इरिगेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ओके। फिर क्रेडिट, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रेडिट भी आएगा, क्योंकि अगर आप कहीं से लोन लेंगे तभी तो आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और फिर देन पावर, पावर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। और फिर देन आपका सीड, अच्छे बीज होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स होने चाहिए, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं। फिर आपका इंस्टीट्यूशनल यानी कि बैंकिंग, आपको गवर्नमेंट क्या करती है, आपको लोन प्रोवाइड कराती है फार्मर्स को, जैसे कि नाबार्ड बैंक हो गया। ओके, ये नाबार्ड बैंक क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है। फिर इंश्योरेंस, यानी कि जो आप क्रॉप्स उगा रहे हैं अगर उसको नेचुरल डिजास्टर के थ्रू अगर उसको कोई इफ़ेक्ट आता है, यानी कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, ओले यानी कि फ्रॉस्ट गिर गए, तो उस पर इंश्योरेंस वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि भारत की जो इंडियन गवर्नमेंट ने योजना चलाई है आपका फसल बीमा योजना, ये इंश्योरेंस वाली स्कीम्स में कि वो हो जाता है। फिर देन आप देखेंगे टेक्नोलॉजिकल क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल में हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ये फैक्टर हैं पूरे एग्रीकल्चर में। HYV यानी कि हाई इल्ड वेराइटीज़ के सीड्स, यानी कि कम कम सीड्स में अधिक से अधिक हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र डाल करके हम क्रॉप्स को जो भी बीमारियां होती हैं उससे बचा सकते हैं। फिर आपका इंसेक्टिसाइड्स एंड मशीनरी का यूज़ करके हम ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्रॉप्स को क्या कर सकते हैं, काट से, जैसे हार्वेस्टर होता है उससे हम क्रॉप्स को बहुत जल्दी काट लेते हैं। ये सारी चीज़ें ये टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट डालती है। अब हम जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक है वो है हमारा मेन टॉपिक इरिगेशंस, जो डिटरमाइंस ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब कि इरिगेशन की क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में। तो आपको इस क्लियर है कि वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इनपुट ऑफ सक्सेसफुल एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिना वाटर के कोई भी एग्रीकल्चर कल्टीवेशंस नहीं हो सकता है। इट में अवेलेबल नेचुरली थ्रू रेनफॉल, दो तरीके से हमको वाटर मिलता है, कहाँ पे, क्रॉप को प्रोडक्ट करने के लिए, क्रॉप को ग्रो करने के लिए। एक तो हो गया नेचुरल और एक हो गया आपका आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में क्या आएगा आपका कि भैया नेचुरल में तो आपको पता चल गया है रेनफॉल, और आर्टिफिशियल में हम इरिगेशन कैसे करते हैं। तो आर्टिफिशियल में आपका कैनाल बना देंगे हम, कुएं, ट्यूबवेल, टैंक फ्रॉम द सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिसोर्सेज, टैंक, पोन्ड्स एंड अंडरग्राउंड वाटर कॉल्ड इरिगेशन। अंडरग्राउंड वाटर से भी हम लेते हैं। क्लियर है। तो ये तो आपका इरिगेशन वाला ये सिस्टम समझ में आ गया कि हम इरिगेशन कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे क्रॉप को वाटर प्रोवाइड किया जाता है। फिर देन नीड फॉर इरिगेशन, अब हमें नीड क्यों हुई, सिंचाई की आवश्यकता हमें, यानी कि इरिगेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब क्या है, द मेन आइडियल बिहाइंड इरिगेशन सिस्टम असिस्ट इन द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स एंड प्लांट्स। तो इरिगेशन सिस्टम का मेन आइडिया इसीलिए है, इसके पीछे का कारण यही है कि हम एग्रीकल्चर क्रॉप्स और प्लांट को ग्रो कर सकें और मेंटेन कर सकें मिनिमम वाटर रिक्वायर्ड, मतलब जितनी उसको वाटर के रिक्वायर्डिंग है उतना हम उसको वाटर दे सकें, और सप्रेसिंग वीड ग्रोथ करा सकें ग्रेन फील्ड्स में, प्रिवेंटिंग सॉइल कंसोलिडेशन। ओके, सॉइल में हम कंसोलिडेशन यानी कि मॉइस्चर भी प्रोवाइड करा सकें। और इंडिया में जो 2/3 टोटल क्रॉप्ड एरिया है उसको इरिगेशन की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो जितना भी
2/3 अगर पूरे इंडिया की बात करें उसमें जो 2/3 है टोटल क्रॉप्ड एरिया, उसको इरिगेशन की बहुत ज़रूरत है। और नेचुरल ऑफ मानसून रेनफॉल इन इंडिया, अब जो नेचुरल वे पे अगर हम डिपेंड रहें तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, जो मानसून है हमारा अनसर्टेन है, अनरिलायबल है, इरेगुलर है, कभी जल्दी आ जाता है, कभी लेट आता है, कहीं कम पानी गिर रहा है, कहीं कम पानी, कहीं 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 ज़्यादा पानी गिर गया। वेरिएबल है, सीजनल है बेसिकली। हम सिर्फ जुलाई से, हमारा जून से मानसून स्टार्ट होता है तो वो सितंबर तक या अगस्त तक पानी गिरता है। इसी बीच हमको जो रेन वाटर या रेनफॉल के थ्रू, प्रेसिपिटेशन के थ्रू वाटर प्रोवाइड होता है। उसके बाद क्या, अगर हमको कोई और क्रॉप्स लगानी है तो उसमें थोड़ा सा क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। इसलिए हमें इरिगेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी चीज़, इरिगेशन इज़ अ नेसेसरी टू एंड मोनोकल्चर क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस। मोनोकल्चर क्रॉपिंग प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि हम साल में एक ही फसल लगाते हैं, एक ही क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। अगर हमारे पास इरिगेशन सिस्टम नहीं है तो हम क्या करेंगे, रेनफॉल पर डिपेंड रहेंगे और मोनोकल्चर को क्या कर देंगे, बढ़ावा देंगे। मोनोकल्चर का मतलब ही यही होता है कि हम एक साल में एक ही फसल को लगाएं। दूसरा, इरिगेशन आल्सो नेसेसरी सोशल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल इंडिया। अब इरिगेशन अगर हम लेकर के आएंगे तो रूरल इंडिया पे सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, वो अपने हेल्थ पर ध्यान देंगे, ये सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से वो ध्यान देंगे। फिर देन सर्टन क्रॉप्स लाइक राइस, शुगर केन, जूट, कॉटन रिक्वायर मोर वाटर एंड नीड इरिगेशन इवन इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल। इन सबको बहुत ज़्यादा रेनफॉल, मतलब इनको बहुत ज़्यादा वाटर के नीड होती है। ये राइस को, शुगर केन को, है ना, और जूट को, कॉटन को, इन सबको वाटर की नीड बहुत ज़्यादा होती है। फिर है कि हमने दूसरी नीड की, और मतलब सेकंड चीज़, और क्यों नीड की ज़रूरत हुई, जब 1966 एंड 67 में आपका आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, जिस उसमें हमने HYV सीड्स प्रोवाइड किए गए, मतलब कि हाई इल्ड वैरायटी सीड्स। जब ये हाई इल्ड वैरायटी सीड्स को वाटर की नीड बहुत होती है, इरिगेशन इनके लिए नेसेसरी है। ओके। फिर देन सैंडी लोमी सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर लाइक एलुवियल ब्लैक सॉइल। ओके, ये सब जो सैंडी और लोमी सॉइल्स होती हैं ये वाटर को रिटेन नहीं करती जल्दी। अगर पानी गिरा है तो बहुत जल्दी सूख भी जाएगा, इसलिए। और एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल बहुत जल्दी वाटर को रिटेन कर लेती हैं। और थर्ड इज़ कि हमारी पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इंटेंसिव एग्रीकल्चर की हमें ज़रूरत है, इसीलिए हमें इरिगेशन की ज़रूरत है। तो नीड्स ऑफ इरिगेशन में आप कुछ पॉइंट्स को मेज़र कर सकते हैं, मोनोकल्चरिंग क्रॉपिंग, सोशियो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन ये आइडियाज़ को आप क्रिएट कर सकते हैं, 2-3 पॉइंट्स को आप ऐड कर सकते हैं कि हमें क्या क्या ज़रूरत है। अब बेनिफिट ऑफ इरिगेशन और इल इफ़ेक्ट्स ऑफ इरिगेशन की, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इरिगेशन के और क्या क्या बेनिफिट्स नहीं हैं। तो पहला बोलता है कि इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करें बेनिफिट्स ऑफ एग्रीकल्चर की, तो वो इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, उच्च कृषि उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसका मतलब ये कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसमें क्या होगा, इंक्रीज होगा। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इरिगेशन अच्छा है, अच्छा प्रोवाइड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो हम मोनोकल्चर नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, साल में 2-3 फसल लगा लेंगे, क्रॉप्स को ग्रो करेंगे। फिर एक कैश क्रॉप्स लाइक शुगर केन, टैबैको कैन बी ग्रोन। इट लीड्स टू बी स्टेबल एंड रिलायबल यील्ड एंड रिड्यूस फ्लक्चुएशंस। यानी कि हम क्या करेंगे, नियमित खेती को बढ़ावा देंगे, यह इस साथ ही स्थिर या विश्वसनीय उपज की ओर ले जाता है। मतलब कि हम जो भी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं वो स्टेबल रहेगी, ओके, विश्वसनीय यानी कि रिलायबल रहेगी, ताकि क्या होगा, जो क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा आपका लो एंड हाई नहीं होगा, मतलब कि क्रॉप्स जल्दी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी बिना पानी के, ये सारी चीज़ें। फिर हमको ये नियमित खेती को बढ़ावा देता है, यानी कि
इरेगुलेशन जो इरिगेशन इज़ इंश्योर रेगुलर कल्टीवेशन। भाई आपके पास पानी की पूरी सुविधाएं हैं, इरिगेशन सिस्टम आपके पास अच्छा है, तो क्लियरली है कि आप रेगुलर कल्टीवेशन करेंगे। फिर इरिगेशन रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटी। रीजनल डिस्पैरिटी क्या होगा, कभी कभी किसी एरिया में क्या होता है, किसी एरिया में अच्छा पानी गिरता है, किसी एरिया में कम पानी गिरता है। तो जहाँ पे कम पानी गिरता है वहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इम्पैक्ट कर जाएगी, यानी कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। तो इससे क्या होगा, रीजनल डिस्पैरिटी आएगी। फिर हम क्या करेंगे, इरिगेशन लीड्स टू मल्टीपल क्रॉपिंग, कई सारी क्रॉप्स को हम ग्रो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट पॉइंट इज इरिगेशन आल्सो लिंक टू फूड सिक्योरिटी। एब्सोल्यूट राइट। अगर आपके पास अच्छी क्रॉप्स प्रोडक्शन हो रहा है तो फूड सिक्योरिटी भी आपके पास रहेगी, आप सभी लोगों को फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, खाद्य को प्रबंधन या कि खाद्य की सुरक्षा कर सकते हैं। अब इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन, इससे क्या होगा, इरिगेशन लीड्स टू डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। क्या होगा, हम अंडरग्राउंड जो वाटर है वहाँ से क्या करते हैं, वाटर को निकालते हैं। इससे क्या होगा, अंडरग्राउंड जो आपका ग्राउंड वाटर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, जैसे कि पंजाब में हो रहा है। फिर इरिगेशन लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी की प्रॉब्लम आती है, रीज़न ये कि आप इरिगेशन कर रहे हैं, इरिगेशन में वाटर में सॉल्ट है, वाटर तो इवापोरेशन हो जाएगा, मतलब कि वो वाष्पीकरण हो जाएगा उसका, तो बचेगा क्या, सॉल्ट। तो उससे क्या होगी, सॉइल की फर्टिलिटी पे इम्पैक्ट आएगा, वाटर लॉगिंग होगी। फिर इरिगेशन लीड्स टू प्रॉब्लम ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। क्लियर है, क्या होगा, हम इरिगेशन करते हैं, पंप जैसे कि आप ट्यूबवेल से कर रहे हैं, मिट्टी पे आप फोर्सफुली पानी डाल रहे हैं, तो पानी जो सॉइल है उसकी अपर लेयर यानी कि ऊपरी परत क्या हो जाएगी, बह करके चले जाएगी। तो जो ऊपरी परत होती है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है, तो सॉइल डिग्रेडेशन हो जाएगा। द प्रॉब्लम ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग। क्लियर है कि जब आप इरिगेशन करते हैं तो पानी एक जगह जमा हो जाता है, उससे क्या होता है, मच्छर पैदा होंगे, मच्छर ऐसी जमे हुए, मतलब कि मच्छर क्या होते हैं, रुके हुए पानी में ही तो पैदा होते हैं, ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों, जो जोग्राफिकल फैक्टर फेवरिंग इरिगेशन, मतलब कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इरिगेशन के फेवर करते हैं, इरिगेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो जो नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया है अपना, नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये वाला मैं रफली एक डायग्राम बना देता हूँ इंडिया का, ये वाला एरिया जो है वो नदर्न प्लेन्स कहलाता है। यहाँ पर क्या है, एक तो प्लेन है तो इरिगेशन बहुत अच्छे से हो जाता है। यहाँ की जो स्लोप ऑफ लैंड है वो जेंटल है, मतलब कि समतल है, प्लेन है। तो यहाँ पे जो कैनाल है, कैनाल्स आप अच्छे से बना सकते हैं, जो कैनाल्स होंगी वो अच्छे से वाटर को कैरी करके लेकर के जाएंगे जहाँ तक वो जाना है। और थर्ड इज़ डीप क्ले इन सबसॉइल, ये एज अ रिजर्वायर के थ्रू काम करती है, जैसे कि रेन वाटर अगर आया तो ये जो सॉइल होती है इससे धीरे धीरे पानी क्या होता है, रिसता हुआ नीचे चला जाता है, और जब नीचे चला जाता है तो वो एक वहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो अपना ग्राउंड वाटर है वो बढ़ने लगता है। तो ये भी एक अच्छा है जो इरिगेशन को फेवर करती है, क्योंकि अगर अंडरग्राउंड वाटर बढ़ेगा तो हम ट्यूबवेल और वेल ये सब से हम इरिगेशन कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, जो ए लार्ज नंबर ऑफ पेरेनियल रिवर्स प्रोवाइड वाटर ऑफ इरिगेशन थ्रू आउट द ईयर। जो नदर्न प्लेन्स वाला एरिया है वहाँ पर पेरिनियल है ना, पेरिनियल रिवर्स वहाँ पे आपको देखने को मिलती है, मतलब कि 12 मासी रिवर, यहाँ पे साल भर आपको नदियों में पानी देखने को मिलता है। ये तो बात हो गई इसकी। फिर है आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, यानी कि ये जो आपका एरिया है भारत का पेनिनसुलर, अभी हमने नदर्न प्लेन्स के बारे में देखा, अब हम ये देख रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू जो ट्रायंगल वे पे है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ की जो प्लेटूस हैं, जो पेनिनसुलर प्लेटू, वहाँ की रॉक बहुत हार्ड होती हैं। ओके, तो यहाँ का और डिफ़िकल्ट टेरेन होता है, यानी कि जो स्थल भाग है वो इलाका जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। यहाँ की रॉक बहुत हार्ड है, जिससे हाँ यहाँ पे हम कैनल्स के लिए खुदाई नहीं कर सकते, यानी कि डिगिंग कैनल्स। ओके, और यहाँ पे हम वेल्स जो कुएं हैं उसको हम जल्द अच्छे से नहीं खोद पाएंगे, इजी नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे प्रेफर्ड करते हैं लोग टैंक इरिगेशन का। ओके, वर्षा का जल इसमें भर जाता है और इसी से फिर वो
इरिगेशन करते हैं। सरफेस यहाँ की अनइवन है, अलग है, तो फिर क्या है, जो कैनॉल अगर हम बनाएंगे तो वाटर अच्छे से कैरी करके नहीं लेके जाएगी जहाँ तक उसको ले करके जाना है। एक तो ये बात हो गई। ये अपना पूरा एरिया है, इसको थोड़ा सा मैप में आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देन डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन। अगर हमने इरिगेशन का डेवलपमेंट क्यों की, इंडिया वाज सेकंड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि सेकंड FIP, वेयर मैक्सिमम पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट अपॉन प्राइमरी एग्रीकल्चर एक्टिविटी। जो मैंने आपको बताया कि जो अपनी इंडिया की मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड है, अपने एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। बूस्ट ऑफ सेक्टर फर्स्ट टाइप FIP, यानी कि जो हमने पहली 5 ईयर प्लान्स लेकर के आए 1951 वाला, तो उस पर हमने एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें की, रीजनल प्लानिंग की, क्योंकि एग्रीकल्चर में, क्योंकि उस टाइम हमारा कंट्री बहुत रिच नहीं था, पुअर था, गरीब था, तो और बेसिकली सभी लोग एग्रीकल्चर से डिपेंड थे, क्योंकि उतना अच्छा एजुकेशन नहीं था। इसलिए हमने एग्रीकल्चर पे फोकस किया और हमने एग्रीकल्चर को, जो हमने लक्ष्य बना करके चला था, एम्बिशन जो था हमारा, टारगेट जो था, उसको हमने अचीव भी किया, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा हमारा फर्स्ट FIP गया हुआ था। ये है कुछ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। वाटर सोर्सेस इरिगेशन, सरफेस वाटर से क्या क्या हो जाएगा। रिवर है, सरफेस वाटर में टैंक आ जाएगा, पॉन्ड आ जाएगा, आर्टिफिशियल रिजर्वायर हो जाएगा, ग्राउंड वाटर में एक्वाफायर आ जाएगा, सिंकिंग वेल आ जाएगा, बोर वेल आ जाएगा, और वाटर हार्वेस्टिंग आपका आ जाएगा। फिर देन टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट। बेसिकली हम 3 टाइप्स ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट लेकर के आते हैं। एक है आपका मेजर, मीडियम और माइनर। ओके, लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई, वृहद सिंचाई इसको बोलते हैं। अब मेजर प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, यानी कि वृहद सिंचाई में क्या होता है, जहाँ 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा जो लैंड एरिया है जो कवर करता है, उसमें हम मेजर प्रोजेक्ट्स को लेकर के आते हैं। मीडियम प्रोजेक्ट में 2,000 से 10,000 के बीच में हम लेकर के आते हैं, और माइनर प्रोजेक्ट में हम 2,000 से कम हेक्टेयर वाली चीज़ों को हम लेकर के आते हैं। तो मेजर एंड मीडियम प्रोजेक्ट्स में बेसिकली हम एक्सप्लॉइट करते हैं सरफेस वाटर को, मतलब जो सरफेस वाटर में हमने देखा था, पॉन्ड, आर्टिफिशियल रिजर्वायर, रिवर, ये सब में हम मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट्स में क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। बट जो वे माइनर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हम सरफेस वाटर का भी यूज़ करते हैं और ग्राउंड वाटर का भी यूज़ करते हैं। ग्राउंड वाटर में हम वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, ये सारी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। फिर है सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हमको एप्लीकेबल बनाते हैं इरिगेशंस के लिए। देयर आर डिफरेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन और विच आर डिपेंडेंट अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं। पहली तो टोपोग्राफी। अगर टोपोग्राफी कहीं की अच्छी, यानी कि स्थलाकृतियाँ अच्छी है इरिगेशंस के लिए, तो वो एक बेसिकली अच्छा सोर्स बन जाएगा। सॉइल, अब देखो अलग अलग टाइप्स की सॉइल होती हैं, अलग अलग टाइप्स की जो वाटर एब्जॉर्बेशन की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि जो उनका जो पानी धारण करने की क्षमता अलग अलग होती है। अब कोई मिट्टी कम पानी को एब्जॉर्ब करेगी, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे होगा तो वहाँ पे इरिगेशन उस तरीके का किया जाएगा। अब जैसे कि हमको सेकंड इज़ रेनफॉल। अब रेनफॉल वहाँ पे कैसा है, अगर कम रेनफॉल है तो हमें इरिगेशन वहाँ पे अच्छे से करना पड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा रेनफॉल है तो चलो इरिगेशन में उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर एबिलिटी ऑफ सरफेस और ग्राउंड वाटर, वहाँ की एबिलिटी, वहाँ पे सरफेस और ग्राउंड वाटर की एबिलिटी कितनी है, इस थ्रू हम इरिगेशन को कैसे हम वहाँ पे करेंगे। फिर नेचर ऑफ रिवर, ये है क्योंकि हम रिवर से ही इरिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, ये रिवर से हम वाटर लेकर के। तो पेरिनियल और नॉन पेरिनियल, मतलब कि बारहमासी और नॉन, अगर बारहमासी है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ पे फिर हम अलग ऑप्शन से इरिगेशन करते हैं। फिर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। अब क्रॉप के रिक्वायरमेंट, अलग अलग क्रॉप की वाटर क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, यानी कि उस पर्टिकुलर क्रॉप में, यानी कि राइस का जो है स्टैंडिंग वाटर चाहिए वहीं, और टी प्लांटेशन के लिए कम वाटर चाहिए। तो अलग अलग क्रॉप की रिक्वायरमेंट होती है, उसके थ्रू इरिगेशन के सोर्सेस होते हैं। फिर देन मेन इरिगेशन टाइप्स, आप ये देख लेना इसको। माइक्रो इरिगेशंस में आ जाएगा आपका, माइक्रो इरिगेशन के लिए मोर फोकस एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू क्रॉप्स। ओके, माइक्रो इरिगेशन छोटे इरिगेशंस होते हैं। माइक्रो इरिगेशन 2 मेथड से हम कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, एक तो आपका ड्रिप, आपने देखा होगा माइक्रो इरिगेशन ड्रिप, ये सीधे पानी है वो सीधे पेड़ की जड़ में जाएगा, ठीक है। स्प्रिंकल क्या होगा, स्प्रिंकल से आप देखेंगे कि जो
वाटर है वो फव्वारे की तरह जाएगा और सब जगह फैलेगा, और फैल फैल के इससे क्या होगा, पानी की बचत भी होगी और जितनी ज़रूरत है उतना हम कर पाएंगे। ओके। फिर देन कि स्प्रिंकल irrigation is the method water spread into the air and allowed to fall on the ground surface somewhat resembling rainfall. Okay, the sprinkle irrigation system is very suitable method for irrigation on uneven lands and shallow soils. जो अनइवन लैंड्स हैं, जो थोड़ा सा समतल नहीं है, प्लेन नहीं है, वहाँ पर स्प्रिंकल इरिगेशन बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। ये हो गया। और ड्रिप इरिगेशन वहाँ पे वर्क करेगा जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो हम वहाँ पे पर्टिकुलर सीधे पानी की जड़ पे प्लांट की हम रूट्स पर ही हम क्या करेंगे, पानी को देंगे। फिर अदर टाइप्स ऑफ इरिगेशंस, तो ये बहुत टाइप्स की इरिगेशंस हैं। इरिगेशन टाइप्स में क्या होगा, टैंक इरिगेशन। टैंक इरिगेशन में आप देखेंगे कि ए टैंक कंसिस्ट ऑफ वाटर स्टोरेज विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग स्मॉल बंड और अर्थ और स्टोन्स बिल्ड। हम टैंक इरिगेशन कैसे करते हैं, हमने पत्थरों से क्या कर दिया, या सीमेंट के थ्रू या ईंटे से या किसी भी तरीके से हमने एक टैंक बना दिया, वहाँ पे रेन वाटर जो होगा उसको उससे हम क्या कर लेंगे, उस टैंक में पानी डालेंगे, स्टोर कर लेंगे। इससे क्या होगा, जो मोस्टली स्मॉल साइज एंड बिल्ट अप इंडिविजुअल फार्मर होते हैं, जो छोटे फार्मर होते हैं, सीमांत किसान होते हैं, और जो है ना, तो इन लोग क्या करते हैं, टैंक इरिगेशन का यूज़ करते हैं। या तो पर्टिकुलर एक फार्मर उसका यूज़ कर सकता है, या फिर 5-6 फार्मर मिल करके बोलेंगे कि भाई चलो एक टैंक बना लेते हैं खेत के पास, और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से अपने अपने खेतों में इरिगेशन कर लेंगे। ये तो बात हो गई इसकी। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा आपको टैंक इरिगेशन आपको पेनिनसुलर तरफ मिलेगा, यानी कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, है ना। ये सब जो स्टेट है, लीडिंग स्टेट है टैंक इरिगेशन के। और मैंने आपको बता दिया है क्यों, क्योंकि उस तरफ रॉक्स बहुत हार्ड हैं, तो हम लोग वहाँ पे कैनाल अच्छे से नहीं बना पाएंगे और कुएँ अच्छे से नहीं खोद पाएंगे। अब रीजन फॉर द प्रेजेंस टैंक इरिगेशन सिस्टम इन पेनिनसुला, अंडुलेटिंग रिलीफ, यानी कि लहरदार, उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, हार्ड रॉक है यहाँ पे। दूसरा है यहाँ की जो मोस्टली जो रिवर हैं इस रीजन की सीजनल है, मतलब सूख जाती, गर्मियों में सूख जाती, तो फिर वो गर्मी में क्रॉप्स उगाएंगे तो फिर इरिगेशन कैसे कर पाएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम, यहाँ की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर फील्ड पर बेस्ड है और पॉपुलेशन यहाँ की बढ़ रही है, तो यहाँ पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो रहा है। फिर है कुआँ, दूसरी चीज़ वेल्स में आते हैं। अपन क्या करते हैं, ग्राउंड मतलब अच्छे से हम क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, होल करते हैं, और फिर सब सॉइल वाटर से हम जो अंदर अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ से उस वाटर को हम निकाल लेते हैं। तो पहले बहुत अलग अलग मेथड्स थी पानी निकालने की, रेहत था, चरस था, मोट, ये सब पुराने मॉडल्स हैं पानी निकालने के लिए, ग्राउंड वाटर जो कुएँ से पानी निकालने का। जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें कुएँ का, तो 63% नेट इरीगेटेड, मतलब कि 63% जो है वो नेट इरीगेटेड एरिया यानी कंट्री, सब 63% क्या करता है, पूरे इंडिया में वेल से मतलब कुएँ से सिंचाई होती है। और पॉपुलर एरिया सफिशेंट स्वीट ग्राउंड वाटर आर नदन प्लेन्स, आपको मैंने बताया कि नदन प्लेन्स कहाँ हैं, डेल्टिक प्लेन्स ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये वाला डेल्टिक प्लेन्स में है, ये वाले एरिया में। फिर पार्ट ऑफ नर्मदा एंड तापी वैली, ये नर्मदा और तापी वैली वाला जो एरिया है वहाँ पर भी। और वेदर्ड एरियाज ऑफ डेक्कन ट्रेप वाले एरिया पे भी आपको देखने को मिल जाती है। फिर है क्रिस्टलाइन एंड सेडिमेंट्री जोन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यहाँ पर भी आपको क्रिस्टलाइन एरिया है, सेडिमेंट्री, यहाँ पे आपको रॉक्स देखने को मिलती है, मतलब कि यहाँ लेयर बाय लेयर वाली रॉक्स है, तो पानी क्या है छन के नीचे चला जाता है, जिससे यहाँ पे हम कुआं खोद करके उस पानी को निकाल लेते हैं। बट पेनिनसुलर इंडिया आर नॉट सुटेबल फॉर वेल इरीगेशन, मैंने आपको बता दिया, बिकॉज अनइवन सरफेस, रॉकी सरफेस स्ट्रक्चर एंड लैक ऑफ ग्राउंड वाटर। ओके, अब यहाँ देखना है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, ये बहुत ज़्यादा वेल इरीगेशन करते हैं। उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेल इरीगेशन विच इज़ 23% ऑफ कंट्री, मतलब 63% अगर टोटल इंडिया का वेल इरीगेशन होता है तो उसमें 23% उत्तर प्रदेश करता है। अब क्यों करता है वेल इरीगेशन, आपको पता है कि वहाँ की जो लैंड एरिया है वो प्लेन है,
नदर्न प्लेन्स में आता है वो। दूसरी चीज़ यहाँ पे एलुवियल सॉइल है। थर्ड इज़ यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें हैं, जिसकी वजह से लेयर बाय लेयर यहाँ से पानी जाएगा और नीचे अंडरग्राउंड में क्या हो जाएगा, वो जमा होने लगेगा। तो ये तो कुछ थे क्लियर इसमें। अब आता है एक ट्यूबवेल, यानी कि हमने मोटर के थ्रू पानी निकाल लिया। ट्यूबवेल जोग्राफिकल कंडीशन फेवरेबल टू ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन एज अ फॉलो सफिशेंट क्वांटिटी। आपको ट्यूबवेल, अपन ने क्या करते हैं, ट्यूबवेल खोदते हैं या आपने नल देखा होगा, वैसे ही इसमें क्या करेंगे, इसके लिए अगर हमको ट्यूबवेल खोदना है तो इसके लिए सबसे प्राइमरी जो चीज़ है वो है हमको ग्राउंड वाटर यानी कि भूमिगत जल का होना बहुत ज़रूरी है। सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, रेगुलर सप्लाई होनी चाहिए, चीप इलेक्ट्रिसिटी, कम दाम पर इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी तो हम ट्यूबवेल चालू कैसे करेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी महंगी होगी तो हम ट्यूबवेल चालू करेंगे तो हमारा कॉस्ट ज़्यादा आएगा, तो हम उतने अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ रीजंस हैं और ये सारे आपको थोड़े से देख लेना है। वेल प्रोलिफरेटेड आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको कुएँ देखने को मिलेंगे। वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी इज 60% इन वेल एंड ट्यूबवेल इरीगेशन। ओके, तो ये पॉइंट्स हैं, कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं वेल एंड ट्यूबवेल इरीगेशन के, उसको देख लेते हैं। अब मेरिट्स क्या हैं, ट्यूबवेल इरीगेशन इज सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट सोर्स ऑफ इरीगेशन पुअर इंडिया फार्मर्स के लिए। मतलब कि ये ट्यूबवेल क्या है भैया, जो किसान थोड़े से गरीब हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। इसमें डीमेरिट्स क्या है, ओनली कुछ लिमिटेड एरिया में ही हम इरीगेटेड कर सकते हैं ट्यूबवेल से, ठीक है, बस 1 से 8 हेक्टेयर तक के बाद। ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ ए इंडिपेंडेंट ऑफ द इरीगेशन एजेंसी, मतलब कि इंडिपेंडेंट होता है ट्यूबवेल, मतलब कि ट्यूबवेल पर्टिकुलर लोगों के पास, इंडिविजुअल लोगों के पास ही होगा। ओके, फिर वेल में ड्राई अप ड्यू टू एग्जेसिव यूज़ ऑफ रेंडर एंडलेस एंड नीडेड फॉर इरीगेशन। अब ट्यूबवेल क्या है, हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो रीजन क्या है, उससे ग्राउंड वाटर लेवल भी कम हो जाएगा। स्टेट विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल का यूज़ करते हैं। वेल में आपका आ जाएगा, कुएँ में आपका उत्तर प्रदेश आएगा, ट्यूबवेल में आपका तमिलनाडु आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, तो आपने ये पूरा आपको इरिगेशन सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और देख लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सेकंड चीज़, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।